हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जर्नल एंट्रीज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। होता क्या है कि अकाउंट्स तो हम लोग बनाते हुए जाते हैं, लेकिन लास्टली में ऐसा बहुत बार होता है कि एग्ज़ाम में जर्नल एंट्रीज पूछ लेते हैं और वहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरे के पूरे जर्नल एंट्री जितना पॉसिबल हो सकता है, जितने आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। क्योंकि अगर एक बार आपको जर्नल एंट्री अच्छे से समझ में आ गया तो अकाउंट तो ईजिली बन जाएंगे, साथ में जर्नल एंट्रीज भी ईजिली बन जाएंगे। तो चलिए वन बाय वन जर्नलिटीज देखते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आपने पहले पढ़ा हो तो मैं भी फिर भी बता देता हूँ। सारा का सारा ट्रांजेक्शन्स जो भी होता है डिसोल्यूशन अकाउंट में, वो एक रियलाइजेशन अकाउंट्स के थ्रू होता है। ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज भी जितना भी पास होगा, सारा के सारा रियलाइजेशन अकाउंट्स के थ्रू ही पास होगा। ठीक है। सबसे पहले आता है सारा एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना, यानी कि जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जितना भी लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया, एसेट्स का बेचना हो गया, सारा का सारा एक ही नाम से होगा, वो है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। तो सबसे पहले सारा एसेट्स को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो उसका जनरेट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है। सारा का सारा एसेट्स ट्रांसफ़र हो गया कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। सिमिलरली सारा का सारा लाइबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। सारा का सारा लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। ये बेसिक चीज़ था, जब आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन बनाते समय आप करते हैं। इसके बाद आता है सेल ऑफ एसेट्स। अगर हम कोई एसेट्स बेचना चाहते हैं या फिर कोई एसेट बिक गया तो क्या होगा, तो जितना भी पैसा आएगा सारा का सारा कहाँ आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया है अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे हम लोग लिखते थे एसेट अकाउंट, लिखते थे कि नहीं नॉर्मल बैलेंस शीट में, नॉर्मल जनरल में, आप मुझे बताइएगा। वहीं पे हम लोग क्या कर दिए, एसेट को पहले ट्रांसफ़र कर दिए और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रिएट कर दिए। ठीक है। एक्चुअल में एसेट ही क्रिएट हुआ है, लेकिन बात इसमें ये है कि एसेट्स को हम लोग पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। सिमिलरली कोई एसेट्स अगर पार्टनर ले जाता है तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सिमिलरली सेल के जैसा ही है और कुछ नहीं। ठीक है। इसके बाद आते हैं फिफ्थ जनरलिटीज़ में, जो है लाइबिलिटीज़ का पेमेंट। अब लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हम लोग कैसे करते थे, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसे करते थे। अब यहाँ पे लाइबिलिटीज़ को तो ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। बस ये बेसिक से एंट्री आपको जो याद रखना है। इसके बाद आइए क्या, इसके बाद लाइबिलिटी विच ए पार्टनर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज, यानी कि जैसे एसेट्स पार्टनर लिया वैसे ही लाइबिलिटीज़ भी पार्टनर ले लिया। तो पार्टनर्स मेरा रिस्क, मतलब मेरा परेशानी को ले रहा है, तो ऑब्वियस बात है उसका अकाउंट को हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कुछ नहीं, सिंपल। इसके बाद सेवेंथ नंबर एंट्री में क्या है, फॉर सेटलमेंट विथ क्रेडिटर थ्रू ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। इसमें क्या है कि क्रेडिटर को क्या किए हम, कोई एसेट्स दे दिए, क्रेडिटर बोला ठीक है भाई एसेट्स ले ले। तो अब यहाँ पे इस केस में एसेट अकाउंट क्रेडिट टू लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है। इसका कोई नीड नहीं है। अगर कोई क्रेडिटर मेरा एसेट्स के थ्रू अपना पेमेंट ले रहा है तो उस केस में लाइबिलिटी टू एसेट्स वाला एंट्री हम लोग पास नहीं करेंगे, सिर्फ उतना ही एंट्री पास करेंगे जितना उसको हम कैश दे रहे हैं। यानी कि जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया है, 10,000 रुपीज़ उसके पास ड्यू था मेरा। ठीक है। 8,000 का इक्विपमेंट मेरे से ले लिया और 2,000 कैश दे दिया, तो मेरे अकाउंट में डिसोल्यूशन के समय सिर्फ 2,000 का एंट्री पास होगा। ठीक है। लाइबिलिटी टू एसेट्स वाला एंट्री पास नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि इसमें लाइबिलिटी टू एसेट्स पास होने का कोई, रियलाइजेशन का कोई इंक्लूजन ही नहीं है। ठीक है। हो गया। इसके बाद आते हैं सिमिलरली यहाँ पे ये है, वो एक्सेप्ट एसेट्स मोर देन द वैल्यू, यानी कि 10,000 का जगह वो 20,000 में मेरा एसेट्स लिया, तो बाकी जो पैसा मिलेगा मुझे बैंक अकाउंट रिलेशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं एट्थ नंबर एंट्री में। 8 नंबर एंट्री में लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करना। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बहुत तरीके से पेमेंट होते हैं, वन बाय वन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। पेड बाय द फर्म इन द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। अब होता है क्या, कुछ कुछ एसेट्स को रियलाइज़ करते समय, लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करते समय सम कुछ कुछ एक्सपेंसेस पेमेंट हो जाते हैं, तो उस केस में सिमिलरली वही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल। ठीक है। यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट करके मेरा अकाउंट आएगा, जो कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट के टुवर्ड्स रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद आते हैं, कोई कोई पार्टनर होते हैं जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट कर देते हैं फर्म के बिहाफ में। ठीक है। उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर देंगे।
बैंक के पैसा नहीं जाके हमको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर क्या होता है कि कुछ कुछ कोई कोई पार्टनर बोलता है कि चलो भाई सारा डिसोल्यूशन का वर्क जो है वो हम अपने हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है। व्हेन अ पार्टनर हैज़ एग्रीड टू अंडरटेक द डिसोल्यूशन फॉर एन एग्रीड रेमुनरेशन बेयर द रिलेशन एक्सपेंसेस, उस केस में रिलेशन एक्सपेंसेस इज मेड बाय फॉर्म, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसी वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है कि कुछ कुछ बोलता है कि कुछ रेमुनेशन दे देना मुझे, मैं सारा डिसोल्यूशन का काम कर दूंगा, ठीक है। इस केस में जब फॉर्म पेमेंट करता है, यानी कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पार्ट है उसको हम लोग कौन से जनरल एंट्री से पास करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं हम लोग, क्या, रेमुनरेशन के नाम से। तो जो भी होगा उसको थोड़ा सा जो पार्ट होगा उसको हम डेबिट कर देंगे और बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे, ठीक है। ये पार्टनर हिमसेल्फ पेज द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, नो एंट्रीज पार्ट, यानी कि अगर पार्टनर खुद पेमेंट कर दिया, इफ पार्टनर्स पे हिमसेल्फ फॉर द रिलेशन एक्सपेंसेस, यहाँ पे था कि बिहाफ ऑफ द फर्म पेमेंट कर रहा है, यहाँ पे है खुद से पे कर रहा, हिमसेल्फ, दोनों में फ़र्क है। बिहाफ करेगा तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर खुद से करेगा तो कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 पॉइंट आपके एग्जाम के क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद आते हैं फॉर एन एग्रीड रेमुनरेशन टू सच पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो रेमुनरेशन उसको देना है उसका एंट्री पास हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद आते हैं 9th नंबर एंट्री में। तो 9th नंबर एंट्री क्या करता है, फॉर रियलाइजेशन ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बहुत सारा ऐसा एसेट्स है जो रिकॉर्ड नहीं किया गया बुक्स ऑफ अकाउंट में, उस केस में क्या होगा एंट्री, तो सिंपल सा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सारा अनरिकॉर्डेड एसेट्स के। मेरा रिकॉर्डेड एसेट्स को हम लोग बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, उससे हम लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कुछ पैसा, तो सारा का सारा बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि आपका रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो कि रिकॉर्ड नहीं किया गया बुक ऑफ अकाउंट में, उसका हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो सिंपल वही पेमेंट की एंट्री पास होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सारा पेमेंट एंट्री जो भी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, सारा पैसा जितना भी आता है हमारे पास सारा अकाउंट क्रिएट होता है, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है, 11th नंबर देख रहे हैं हम लोग। इन केस ऑफ प्रॉफिट और रियलाइजेशन, सारा का सारा रियलाइजेशन का प्रॉफिट कहाँ हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, सारा लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाता है, बेसिक सा चीज़ है, ठीक है। प्रॉफिट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, लॉस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, और सारा का सारा का रेफरेंस क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बेसिक सा एंट्री है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समझने की बात है। इसके बाद आते हैं 12th नंबर एंट्री, बस 15 तक ही है। 12th नंबर एंट्रीज में इसमें क्या, फॉर ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व और ए जनरल रिजर्व, सारा का सारा रिजर्व को कितना ट्रांसफर, कुछ भी रिजर्व आपका बैलेंस शीट में दिया गया है, सारा का सारा रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे, जो अब तक हम लोग पिछले चैप्टर में करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स है कोई भी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स है अगर ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे फिक्टिशियस एसेट्स को, ठीक है, यानी कि ऑब्वियस बात ही लॉस है मेरा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट, ये वाला एंट्री भी आप ध्यान रखना भाई, एग्जाम में घुसा देता है तो दिक्कत हो जाता है। इसमें रियलाइजेशन नहीं होगा भाई, बता दे रहा पहले ही। फॉर पेमेंट ऑफ लोन्स ड्यू टू पार्टनर, पार्टनर को कोई भी लोन मेरा ड्यू है, ठीक है। अब पार्टनर का लोन ऐसा बहुत बार होता है कि पार्टनर का लोन क्या करता है, उसकी वाइफ का लोन रहता है, उसका पार्टनर उसका हस्बैंड पार्टनर रहता है तो वो ले लेता है, तो उस केस में मेरा कुछ टेंशन नहीं लेने की बात है। इसमें पार्टनर्स लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट नॉर्मल पेमेंट, पार्टनर्स का लोन, आउटसाइडर का लोन तो रियलाइजेशन में जाता है, यहाँ है पार्टनर का लोन, ध्यान देना, ठीक है। अब आते हैं 15th नंबर एंट्री में। इसमें क्या है कि अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस होगा तो उससे हमको पैसा मंगवाना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो हमको उसको पैसा देना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल सा, और कुछ नहीं। एक लोन में आपको ध्यान देना है, होता है पार्टनर्स का वाइफ का लोन रहता है, तो पार्टनर्स का वाइफ का लोन हमारा आउटसाइडर है, तो सारा ट्रीटमेंट कहाँ से होगा, रियलाइजेशन अकाउंट से होगा, ठीक है। यहाँ पार्टनर का खुद का लोन है तो उसको हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग रियलाइजेशन में भी पेमेंट कर सकते थे, लेकिन ऐसा करते ही है कि हम लोग बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं, थोड़ा ज़्यादा सुविधा होता है दिखाने में, ठीक है। तो ये था टोटल 15 एंट्रीज़
आपके डिसोल्यूशन में, जो कि बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं एग्ज़ाम का टाइम, तो छोड़ के नहीं जाना है। वीडियो 10 मिनट का बना होगा, आराम से देख लेना, रिवीजन में बहुत मदद होगा। साथ में अगर जनरेटिव आ गया तो आराम से लिख पाओगे।